अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उसी सबक जो मुसलसल हमारा सबक चल रहा है, आमाले ज़िंदगी, लाइफ प्रोसेस चैप्टर। तो इसके अंदर आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ाई करने हम जा रहे हैं, वो है तनफ़ुस, रेस्पिरेटरी सिस्टम। निज़ाम तनफ़ुस क्या होता है, तो इसके ताल्लुक से हम पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं हेड यहाँ पर निज़ाम तनफ़ुस। इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हर जानदार के अंदर दो किस्म के रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी निज़ाम तनफ़ुस जो है वो दो किस्म का होता है। तो उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि निज़ाम तनफ़ुस क्या है, यानी तनफ़ुस से क्या मुराद है, तनफ़ुस किसको कहते हैं। तनफ़ुस से मुराद ऑक्सीजन की गैस को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को बाहर छोड़ने वाला इस अमल को ही तनफ़ुस कहते हैं। ये अमल हर जानदार करता है। तो उस तनफ़ुस के लिए एक निज़ाम है, एक सिस्टम है कि ये तनफ़ुस कैसे होना चाहिए, कैसे होता है। उसके लिए मखसूस ऑर्गन्स हैं, उज़ू हैं, उसके बदौलत यहाँ पर तनफ़ुस होता है। तो हर जानदार में ये तनफ़ुस होता है। और एक सवाल यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ कि तनफ़ुस क्यों ज़रूरी है। आपका जवाब बराह रास्त होगा कि तनफ़ुस के बदौलत ही जानदार जिंदा रहते हैं। कि तनफ़ुस क्यों करना, क्योंकि जिंदा रहने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए तनफ़ुस की तो ज़रूरत है। उसके साथ साथ इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे जिस्म के अंदर कि तवानाई पैदा करने का, तवानाई पैदा करने का। जब भी हम ग़िज़ा को खा लेते हैं, वो ग़िज़ा अंदर जाकर तहलील होना, हज़म होना, हज़म होने के बाद उसके ज़रिए एक चंद कीमिया बनते हैं, अलग अलग कीमिया बनते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर एक चंद गैस निकलते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर तवानाई पैदा होती है। तो यहाँ पर जो है निज़ाम तनफ़ुस तवानाई पैदा करने के लिए बहुत ही अहम ज़रूरी एक निज़ाम है, इसलिए हम यहाँ पर तनफ़ुस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि तनफ़ुस के किस्में हर जानदार में दो किस्म के हैं, वो कौन से होंगे। देखिए, नंबर 1 हवाबाश तनफ़ुस, हवाबाश तनफ़ुस। दूसरा है गैर हवाबाश तनफ़ुस, गैर हवाबाश तनफ़ुस। ओके, तो यहाँ पर दो निज़ाम तनफ़ुस हैं, एक है हवाबाश, दूसरा है गैर हवाबाश। हवाबाश में क्या होता है, इस नाम को देखते ही जाहिर होता है कि हवा की मौजूदगी में होने वाला तनफ़ुस। हवा की मौजूदगी में, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम जिसको कह सकते हैं। याद रखो यहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाला अमले तनफ़ुस, अमले तनफ़ुस क्या कहलाता है, हवाबाश तनफ़ुस कहलाता है, हवाबाश तनफ़ुस कहलाता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नाम से जाहिर हो रहा है कि गैर हवाबाश। तो यहाँ पर तनफ़ुस कैसे हो रहा है, गैर हवाबाश तनफ़ुस। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, इसको अदम मौजूदगी पे हम कह सकते हैं, गैर मौजूदगी। यस, तो होने वाला गैर मौजूदगी के अंदर, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाला अमल, अमल तनफ़ुस, वो क्या कहलाता है, गैर हवाबाश अमल तनफ़ुस कहलाता है, गैर हवाबाश तनफ़ुस कहलाता है। यस, तो ये दो किस्म के हर जानदार के अंदर निज़ाम तनफ़ुस होते हैं। लेकिन आपको एक बात तो ज़ाहिर समझ में आ रही है कि हवाबाश तनफ़ुस ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो अमल तनफ़ुस करते हैं। ये तो बात पता चल रहा है आपको कि हम भी करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी से ही हम अमल तनफ़ुस करते हैं। लेकिन ये क्या है, गैर हवाबाश, यानी ऑक्सीजन के बगैर तनफ़ुस कैसे वो करते हैं। अब ऑक्सीजन ही नहीं जाती तो उसको तनफ़ुस भी हम कैसे बोले। तो यहाँ पर चंद जानदार लम्हात को देखते हुए, जिसको हम कहते हैं सिचुएशन,
तो लम्हात के तहत ये गैर हवापाश में भी एक निजाम इनके अंदर चलता है ना, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी ये अम्ल तनफुस करते हैं। मैं जैसे जैसे मिसाल वहां पर आगे आएगी तो उस वक्त मैं बताता हूँ इसको गैर हवापाश है ना। इवन ये जो अमल है खास तौर पर ईस्ट के अंदर होने वाला है। ईस्ट उर्दू में भी नाम वहां पर वही है ईस्ट। तो इसके अंदर होने वाला एक अमल वो कैसे होता है मिसाल आने के बाद में बताऊंगा। तो अब हम देखेंगे ये टोटली नबातातों के अंदर भी अमल तनफुस होता है और हयात के अंदर भी अमल तनफुस होता है। लेकिन ये दोनों किस्म का अमल तनफुस जब हो रहा है तो ये मैं बता रहा था कि अमल तनफुस की जरूरत क्या है कि तवानाई पैदा कर सके। अब ये तवानाई कैसे पैदा करते हैं तनफुस के दौरान, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर तनफुस के अंदर तवानाई कैसे पैदा होती है वो देखना है। सबसे पहले ग़िज़ा कार्बन की शक्ल में होती है। कार्बन मतलब बहुत सारे कार्बन के सालिमात उसके अंदर जुड़े हुए हों और साथ ही साथ उसके अंदर दूसरे अनासर भी जुड़े हुए हों। ऐसे ग़िज़ा हम आम मिसाल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मिसाल लेते हैं। इसका ज़ाब्ता आपको मालूम होगा C6H12O6 ये इसका ज़ाब्ता है। इसको हम शुगर भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका ज़ाब्ता जो है वो C6H12O6। तो अब ये ग्लूकोज का ज़ाब्ता, शुगर या ग्लूकोज और एक नाम इसको ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या होना चाहिए, अब निज़ाम हाजमा के अंदर ये टूटना है, टूट कर तहलील होना। ये 6 कार्बन का जो सालिमा है वो 2 हिस्सों में टूटता है यहाँ पर, तो 3 कार्बन वाला सालिमा यहाँ पर बनता है। अब हम उस 3 कार्बन वाले सालिमों को कहते हैं पायरोवेट। क्या कहते हैं? पायरोवेट। देखो अभी ग्लूकोज टूटकर 3 कार्बन, ये 6 कार्बन वाला था, अब 3 कार्बन वाला बनता है वो टूटकर, यानी निजाम आजमा होने के बाद तहलील होकर वो 3 कार्बन वाला सालिमा बनता है, यानी 2 हिस्सों में बढ़कर 3 और 3 6 बन गए। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लेता हूं मैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या C6H12O6, सबका मतलब एक है। ये क्या होता है, अब टूटता है कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में, यानी 2 पायरोवेट यहाँ पर बनाता है। मैं एक पायरोवेट की कहानी यहाँ पर बताता हूँ। तो ये अमल टूटकर, ग्लूकोज टूटकर क्या बन रहा है? पायरोवेट। पायरोवेट बना, यानी ये 3 कार्बन वाला सालिमा। यहाँ 6 कार्बन थे ग्लूकोज में, ये क्या बनता है? अब कार्बन 3 बनते हैं। तो ये जो अमल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में कह सकते हैं या नहीं कह सकते, मतलब ग्लूकोज से पायरोवेट होने के लिए वहां पर कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब ये पायरोवेट और मजीद हिस्सों में तकसीम होता है टूटकर। ये और टूटकर मुख्तलिफ किस्म की तवानाई बनाता है, मुख्तलिफ किस्म के कीमियात बनाता है, उसको हम देखेंगे। ये पायरोवेट बनने के लिए एक अमल यहाँ पर कहाँ होता है? ग्लूकोज से जो पायरोवेट बनता है, ये हर जानवर के अंदर जो खुलियात हैं, खुलियात के साइटोप्लाज्म के हिस्से में होता है। जो भी खुलिया है, इस खुलिये के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ये मरकज होता है, फिर दूसरे ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्गी है, इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है खुलिये के अंदर, वहां पर ये अमल होता है, यानी कौन सा? ग्लूकोज की ग़िज़ा पायरोवेट में बदलती है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब उसके बाद पायरोवेट टूटकर मजीद 3 हिस्सों में अलग अलग कीमिया तवानाई वगैरह बनाता है। 3 हिस्सों में कैसे कि एक जो है ये पायरोवेट की ग़िज़ा ऑक्सीजन की मौजूदगी में तवानाई पैदा करती है, दूसरा ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी तवानाई पैदा करती है, गैर हवापाश तनफुस, और
ऑक्सीजन की बिल्कुल फकदान, जिसको हमारे किताब में लिखा गया है ना, बहुत ही कम कलील मकदार के अंदर भी अगर ऑक्सीजन है तो उस वक्त में भी यहाँ पर एक किस्म की तवानाई बनती है, खुसूसन वो इंसानी जिस्म के अंदर, हमारे उजलात के अंदर हम देखते हैं। तो मैं चार्ट के जरिए यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो पायरोवेट है, फिर ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। हिस्सों में 3 हिस्सों में, तो एक है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एक जो हमारे यहाँ पर ये पायरोवेट टूटकर कैसे टूटता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, और दूसरा यहाँ पर फकदान यानी कलील मकदार की ऑक्सीजन, कलील मकदार कह सकते हैं इसको, कलील मकदार की ऑक्सीजन में भी ये क्या होता है, तवानाई पैदा करता है टूटकर, और ये पायरोवेट और तेज होता है इसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी। यहाँ पर लिखो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। तो ये जब टूटता है 3 हिस्सों में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी का जो अमल है ये कहाँ पर होता है, खुलिये के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर होता है। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये अमल ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कि माइटोकॉन्ड्रिया तवानाई का घर है, वहां पर जो भी ग़िज़ा आती है, तहलील होती है, तो उसके जरिए तवानाई पैदा करती है, वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है, और इसको हम अमल तनफ़ुस का भी एक निज़ाम कहते हैं। खुलिये का जो अमल तनफ़ुस करने वाला ऑर्गन ही माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो अमल होता है। तो बहरहाल यहाँ पर हम ये देखना है कि पायरोवेट ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर टूट रहा है तो खुलिये के कौन से हिस्से में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्से में। यस, तो माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्से में ऑक्सीजन की मदद से जब भी पायरोवेट टूटता है, तहलील होता है, तो हमें बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट देता है। तो वो प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और तवानाई, हाँ, ये 3 चीजें हमें मिलते हैं जब भी पायरोवेट टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मोल्स और तवानाई। यस, तो ये तवानाई जो यहाँ जो भी मिलेगी वो एटीपी की शक्ल में मिलेगी, मैं बताऊंगा। एटीपी से मुराद क्या है, एटीपी, इसका मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हाँ, ट्राई का मतलब 3, फॉस्फेट है। तो यहाँ पर एडिनोसिन का एक शुगर का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा एक तवानाई का जरिया है जिसको हम एटीपी कहते हैं। जब भी इसको पानी में डालकर हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद वो फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। यानी ये बना ही कैसे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा मिलकर, हमारे किताब में इस तरह से दिया गया है, एडीपी है यहाँ, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ एक फॉस्फेट मिलने के बाद ये बन जाता है एटीपी, एटीपी यानी डाई फॉस्फेट है यहाँ पर। अब इसके साथ और एक फॉस्फेट मिलाएगा तो ट्राई फॉस्फेट हो गए, 3 फॉस्फेट हो गए। यहाँ 2 थे, इसके साथ और एक मिलाने में 3 फॉस्फेट हो गए। जब भी फिर इसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं तो समझो ये इस तरह से एक क्या है, पेंटोस शुगर यानी एडिनोसिन, इसके साथ 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, कौन से एटीपी हो गया ये, राइट। एडिनोसिन है, ये ट्राई फॉस्फेट है। जब इसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद ये जो बॉन्ड है ब्रेकअप होता है, ब्रेक। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ये फॉस्फेट फिर अलग बन गया और यहाँ पर फिर क्या बन गया, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ही रह जाता है। तो ये किस्म की तवानाई है, जो तवानाई को हम खुलियात का ईंधन कह सकते हैं या जानदारों का ईंधन भी कह सकते हैं। हर जानदार में ये एक ईंधन के तौर पर काम करता है। जैसे एक सेल है, सेल क्या करता है, मुख्तलिफ कामों में, दीवार की वॉच है, घड़ी,
उसके अंदर भी वो काम कर रहा है, और बैटरी के अंदर डालेंगे तो रोशनी देने का काम कर रहा है, किसी रिमोट वाली गाड़ी में डालेंगे तो वो मैकेनिकी तवानाई में तब्दील होकर उसको चलने में मदद कर रहा है। यानी तवानाई मुख्तलिफ के जरिए, मुख्तलिफ अमाल के जरिए वो तवानाई फराहम करता है। ऐसे ही एटीपी की जो तवानाई है हमारे जिस्म में एक ही नहीं, मुख्तलिफ किस्म के कामों में ये काम अंजाम आती है। मिसाल के तौर पर हेजान के अंदर, असाबी हेजान, मैसेज दिमाग तक जाना है, वहां पर भी तवानाई होना, तो एटीपी ही वहां पर काम करता है। हम चलना फिरना दौड़ना, वहां पर कुछ एनर्जी होना चाहिए, एटीपी की तवानाई। हमारे अंदर एक चंद मेटाबॉलिज्म होता है, गिजा टूटते हैं, वो टूटने के लिए भी तवानाई की जरूरत है, वहां पर भी काम करता है एटीपी। तो बहरहाल ये तवानाई की जरूरत है हमारे जिस्म को, तो एटीपी की शक्ल में मौजूद होती है। तो बहरहाल यहाँ पर जो तवानाई मिल रहे हैं वो एटीपी की शक्ल में तवानाई मौजूद होती है। तो आइए हम अब देखते हैं कलील मकदार, यानी ये भी एक गैर हवाबाश तनाफुस का ही एक जरिया है। यानी दो किस्म के हवाबाश तनाफुस थे, एक हवाबाश, दूसरा गैर हवाबाश तनाफुस। ठीक है, दो किस्म के तनाफुस थे। अब गैर हवाबाश तनाफुस के अंदर और दो हैं, एक कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मुकम्मल तौर पर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, और एक किस्म कलील मकदार में थोड़ी सी ऑक्सीजन वहां पर मौजूद होती है। यानी हम बोल सकते हैं दूसरा यहाँ पर कि ये भी जो है कभी कभी थोड़ी ऑक्सीजन वहां पर रहती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं रहती है। तो ये गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में दो किस्म के कीमियात, दो किस्म के तामुलात यहाँ पर ये करता है। एक जो है कलील मकदार में कह सकते हैं हम, ये इंसानी जिस्म में या उजलात में, इंसानी उजलात में जब भी ये इंसानी उजलात के अंदर ये रिएक्शन होता है, पायरुवेट बिल्कुल कलील मकदार के ऑक्सीजन में अमल तनफुस करता है, तो यहाँ पर इथेनॉल लैक्टिक एसिड बना लेता है। क्या बना होता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड साथ ही साथ तवानाई, बना लेता है। तो यहाँ पर भी तवानाई मिल गई, यहाँ पर भी तवानाई मिल गई, एटीपी की तवानाई, ये भी एटीपी की तवानाई। तो यहाँ पर उजलात के जरिए कैसे, देखो कभी हमने दौड़ते हैं, सांस को रोकना पड़ता है, सांस को अगर रोकेंगे तो वहां पर तवानाई पैदा नहीं हो रही, क्योंकि तहलील कुछ हो रहा नहीं वहां पर। अब सांस को रोके इसका मतलब ऑक्सीजन को हम रोक लिए, तो ऐसे हालत में अंदर से क्या होता है, तवानाई पैदा होने लगती है खुलियात के अंदर। तो इसको हम कहते हैं कि उजलात के अंदर होने वाला बहुत ही कम मिकदार में वहां पर ऑक्सीजन पाई जाती है, अगर नहीं भी है तब भी वहां पर इमरजेंसी वक्त में यह अमल हर वक्त नहीं होता, इमरजेंसी वक्त में हमारे जिस्म में होता है। ऐसे हालात में वहां पर जब भी वो तवानाई पैदा करता है तो लैक्टिक एसिड एक कीमिया तैयार होता है, और साथ ही साथ तवानाई वहां पर पैदा हो जाती है। दूसरी मिसाल अगर मैं यहाँ पर दूं तो एक वजन हम उठाते हैं, कोई भी बहुत भारी वजन अगर उठा रहे हैं, तो उठाते वक्त में तुम महसूस करो कि सांस को अंदर नहीं लेते। उठा के देखो प्रैक्टिस करके, सांस को अंदर नहीं लेते तुम, सांस को पकड़ के रखते हैं वजन उठाने के दौरान। तो उस वक्त में उठाने के लिए तवानाई भी होना और हम सांस को भी रोक रहे हैं, अगर सांस लेंगे तब भी ही तवानाई पैदा हो रही थी, यहाँ पर पायरुवेट टूटना था ऑक्सीजन की मौजूदगी में। लेकिन कभी कभी हम सांस को रोके ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी यहाँ पर क्या होता है, तवानाई बनती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई वजन उठा है, हम सांस को रोकते हैं, तो उठाने के लिए तवानाई भी दरकार है, तो तवानाई अंदर से पैदा हो रही है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी हो रही है। तो उसी को हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कलील मकदार में ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तवानाई पैदा होती है, वो गिज़ा पायरुवेट तहलील होती है। तो उसके दौरान क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में अगर कोई तवानाई पैदा हो रही तो उस वक्त में यहाँ पर लैक्टिक एसिड, खास करके इंसानी उजलात में लैक्टिक एसिड पैदा होता है। तो ये लैक्टिक एसिड पैदा होने से हमारे उजलात, जहाँ कहीं भी हम वजन उठाए थे, जहाँ पर उसका वजन गिरा था, तो वहां पर भारीपन, अकड़न उसके अंदर आता है, यानी हार्ड, सख्त महसूस होता है। अब हम बहुत सारा वजन उठाते रहेंगे तो हमारे उजलात यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड पैदा होने लगता है। तो इसके बदौलत, और बाद में उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सख्त होने के बाद दर्द, पेन वगैरह होने लगता है, गर्म पानी डालेंगे और कोई इलाज करेंगे, फिर नॉर्मल में आ जाएगा, तो उससे लैक्टिक एसिड फिर वहां पर तहलील हो जाएगा। तो ये अमल यहाँ पर चलेगा।
दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर उसके बाद तीसरे नंबर पर आने वाला कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर भी ये गैर मौजूदगी में ही होने वाला एक अमल है। तो पायरुवेट जब भी गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर टूट रहा है तो इस वक्त में यहाँ पर क्या क्या बनते हैं। खास बात यहाँ पर नई चीज बनती है कि इथेनॉल क्या बनता है, इथेनॉल, हाँ इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और तवानाई तो तीनों में बनना ही है। हमारे तनफ्फुस के दौरान तवानाई बनती है, पहले ही हम देख चुके हैं। तो तवानाई यहाँ पर भी बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है। तो तवानाई यहाँ पर बनी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, एक नया केमिकल यहाँ पर क्या बना, इथेनॉल बना। इथेनॉल C2H5OH इसका कीमेजा होता है। तो ये है यहाँ पर लैक्टिक एसिड को अगर हम देखेंगे तो ये है O3, तो ये इसका कीमेज आता है। अगर चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर जरूरत तो नहीं है वो C3H6O3 इथेनॉल का इथेनॉल C2H5OH ये कीमेज आते हैं इसके। तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो रहा था, पायरुवेट 3 हिस्सों में तकसीम होकर बहुत सारे कीमियात बना रहे और साथ ही साथ वहाँ पर हमें तवानाई भी फराहम कर रहा है। तो ये है एक निज़ाम हर जानदार में होने वाला। तो हर जानदार के अंदर ग्लूकोज से जो है पायरुवेट में बनने के लिए कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो अमल जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। उसके बाद पायरुवेट तहलील होने के लिए खुले के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, अगर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर हो, कोई दूसरे ऑर्गन्स के अंदर, कोई दूसरे सेलुलर ऑर्गन्स के अंदर होता है। तो गैर ऑक्सीजन के अंदर अगर हो रहा है तो ये मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पर कीमिया तैयार होते हैं और साथ ही साथ तवानाई भी वहाँ पर फराहम होती है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर एक चंद जानवरों में अमल तनफ्फुस कैसे होता है। मुख्तलिफ किस्म के जानवर मुख्तलिफ तरीके से अमल तनफ्फुस करते हैं। एक 2 से 3 जानदार, सबसे पहले मैं नबातात का तनफ्फुस बोलते हुए एक 2-3 छोटे जानदार उसका तनफ्फुस बोलते हुए इंसान के अंदर निज़ाम तनफ्फुस कैसे होता है उसको देखेंगे। तो अगर हम नबातात के अंदर देखेंगे अमल तनफ्फुस, यहाँ पर एक मखसूस आज़ा है उसके अंदर जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, इसके जरिए होता है स्टोमेटा। 8 में तुमने पढ़ रखा है, इसको उर्दू में कहेंगे दहाना। क्या कहेंगे इसको उर्दू में? दहाना। ये दहाना एक सेल है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद आ रहा होगा। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर उसका होता है। तो ये दहाने का स्ट्रक्चर तुमने देख रखा है। तो इसके जरिए अमल तनफ्फुस वहां पर होता है। 2 किस्म के दहाने भी तुमने देखे हैं। 2 किस्म का मतलब क्या? वही जो जब खुला होता है तो उसको खुला दहाना कहेंगे, जब बंद होता है तो बंद दहाना कहेंगे। ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा। यानी ये बंद और खुला क्यों होता है कि अमल तनफ्फुस करने के दौरान जब भी ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है तो ये बंद हो जाता है, यानी अमल तनफ्फुस कर रहा है तो अंदर हवा ले रहा है तो बंद होता है, अगर बाहर छोड़ रहा है तो खुला हो जाता है। तो ये बंद होना खुलना, इसके जरिए उसके अंदर नबातात के अंदर अमल तनफ्फुस होता है। किसके जरिए? ये स्टोमेटा यानी दहाना, ये किस्म का खुलिया है जानदार नबातात में, तो इसके जरिए वहां पर अमल तनफ्फुस होता है। तो अगर हम दूसरे जानदार देखेंगे तो खास करके ये जो नबातात हैं दिन में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं ज़ियाई तालीफ की मदद से। तारीखी तालीफ भी यहाँ पर होता है, यानी अंधेरे के अंदर रात में ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। यहाँ पर क्या है? माकुस तनासुब है। दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, रात में ऑक्सीजन लेते हैं, माकुस तनासुब। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम दिन में ऑक्सीजन ले रहे हैं, रात में ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमारा मामूल जो है वो वही रहेगा, दिन हो रात हो। लेकिन नबातात के अंदर ये खासियत है कि दिन में ये ज़ियाई तालीफ के दौरान दिन में जो कामरात इसके अंदर हो रहे हैं इसके जरिए ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, तो तमाम जानदार उसको ऑक्सीजन को लेते हैं। और रात में बहुत कम मकदार में अगर छोड़ रहे हैं कह सकते हैं, लेकिन अक्सर जो है रात में नबातात जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और
ऑक्सीजन को वो जज्ब करने लगते हैं। तो ये तारीकी के अंदर होने वाला एक अमल है। लेकिन यहाँ पर जो जानवरों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन से भी जानवर कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले रहे, राइट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक चंद जानवर दीगर मिसाल हम लेते हैं। कौन से जानवर पानी के अंदर पाए जाने वाले जानवर के तौर पर देखेंगे। सबसे पहले आबी जानदार। तो आबी जानदार यानी आपके अंदर भी ऑक्सीजन है लेकिन करीब मकदार में है, बहुत कम मकदार में ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्राइल, एज कंपेयर टू एरियल विजन। तो बाहर के माहौल में या फिजाई खुर्रे के अंदर अगर ऑक्सीजन को देखेंगे और पानी के अंदर के ऑक्सीजन को देखेंगे तो दोनों के मवाजने में ऑक्सीजन के अंदर कम मकदार ऑक्सीजन पानी के अंदर बहुत कम ऑक्सीजन होता है लेकिन बाहर फिजाई खुर्रे में ज्यादा ऑक्सीजन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं वो कम अम्ल तनफ्फुस करते हैं, लेकिन बाहर फिजाई खुर्रे में रहने वाले, खुश्की इलाके में रहने वाले ज्यादा तनफ्फुस करते हैं, आला जानदार होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मिसाल लेते हैं हम मछली की। मछली के अंदर अगर हम अम्ल तनफ्फुस देखेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है कि ये गिल्स के जरिए अम्ल तनफ्फुस करते हैं, जिसको हम कहते हैं फेफड़े, गलफड़े। गलफड़ों के जरिए ये अम्ल तनफ्फुस करते हैं। कैसा? यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि मछली, तो यहाँ पर ये जो है इसके गलफड़े हैं, गलफड़े, राइट। जब ये मुंह खोलती है तो पानी अंदर जाता है। पानी अंदर जाने के बाद वो पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ये इस्तेमाल कर लेती है मछली। पानी के अंदर लेने के बाद ये गलफड़े खुल जाते हैं। जब ये पानी लेती है तो यहाँ पर गलफड़े, पानी अंदर जाने के बाद गलफड़े ओपन होते हैं, पानी बाहर इधर से आ जाता है। उधर एक गलफड़ा, उधर से पानी बाहर गया, लेकिन उसके अंदर का ऑक्सीजन जो है उसके अंदर गलफड़ों के जरिए ऑक्सीजन को जज्ब करके जिस्म के तमाम हिस्सों में वो इस्तेमाल कर लेती है मछली। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मछली जो है गलफड़ों के जरिए अमल तनफ्फुस करती है, ऑक्सीजन को, पानी को बराह रास्त अंदर लेते हुए। और दीगर जानवर को अगर हम देखेंगे, मिसाल लेते हैं हम यहाँ पर मेंढक की। इसके अंदर अगर देखेंगे तो क्या होता है, इसके अंदर नोस्ट्रिल हैं, फेफड़े भी हैं, स्मॉल, बहुत ही छोटे पैमाने पर। लेकिन और भी एक तरीका है इसका कि ये स्किन के जरिए भी, जिल्द के जरिए भी हमारे तनफ्फुस करती है मेंढक। जिल्द के जरिए, उसकी मुलायम जिल्द होती है, पकड़ के देखो मेंढक को कभी, बहुत मुलायम होती है, नरम। इसके जरिए भी वो क्या करता है, मेंढक अमल तनफ्फुस कर लेता है। स्नेक्स हैं, वो भी जिल्द के जरिए भी, उसके अंदर नोस्ट्रिल हैं, यानी नथने उसके अंदर हैं और फेफड़े भी उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन मखसूस तौर पर वो क्या करते हैं, कभी कभी वक्त या हालात के लिहाज से जिल्द के जरिए भी अमल तनफ्फुस कर लेते हैं। तो ये हो गया मुख्तलिफ जानवरों के अंदर अमल तनफ्फुस। तो यहाँ पर दो किस्म का अमल तनफ्फुस जो है, हवाबाश, गैर हवाबाश, दोनों तनफ्फुस हर जानवर के अंदर होता है। खास करके खमीर, ईस्ट के अंदर जो है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वहाँ पर अमल तनफ्फुस होता है। और एक बात ध्यान में रखो, जब भी हवाबाश और गैर हवाबाश तनफ्फुस के दरमियान फर्क आता है तो हम कह सकते हैं कि हवाबाश तनफ्फुस में ये तनफ्फुस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, एक फर्क। दूसरा फर्क, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो भी अमल तनफ्फुस होता है वहाँ पर जो तवानाई पैदा हो रही है वो ज्यादा तवानाई पैदा होती है। लेकिन गैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब तनफ्फुस हो रहा है वो कम तवानाई पैदा करता है। तो ये दो फर्क यहाँ पर याद रखो। इसके अलावा बहुत सारे हैं मगर हमारे लेवल को वो जरूरी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं अब इंसान के अंदर निजाम तनफ्फुस। इंसान में निजाम तनफ्फुस, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डायग्राम को निकालना होगा, उसके साथ हम कौन कौन से अज़ाओं में क्या क्या अमल हो रहा है उसको देखेंगे।
तो चलिए निकालते हैं डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर निज़ाम का निज़ाम है, तनफ़ुस का एक साफ्त है डायग्राम। हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, ये है नथने, ये है फायरिंग्स, ये है लैरिंग्स, ये है ट्रकिया और ये है फेफड़े। ये है ब्रोंकाई, और ये है ब्रोंकियोल्स। अब ये जो यहाँ पर शक्ल दिख रहे हैं हमें इंसानी तनफ़ुस की, तो देखो यहाँ से लेकर हवा अंदर दाखिल होती है, इसके अंदर ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर छोटे 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 गजरूफ की साफ्त होती है, गजरूफ की हड्डी से बने हुए सी शक्ल के, इस तरह से, इसको हम कहते हैं शी शेप। ये सी शेप के छोटे छोटे यहाँ पर क्या हैं, साफ्त इसके अंदर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सी शक्ल। इसके अंदर क्या है, ये एक पाइप है, विंड पाइप जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हवाई नाली। इसके अंदर ये कार्टिलेज क्यों यहाँ पर रखा गया है, इसलिए कि वो हवाई नाली अंदर दब न सके। ये गजरूफ क्या करते हैं, उसको दबने से रोक देते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर इसका एक बहुत ही अहम काम क्या है, ये कार्टिलेज, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज याद रखो, कार्टिलेज, कार्टिलेज कहते हैं। बहुत ही अहम काम को तकरीबन सी शेप के जो कार्टिलेज हैं, ये 18 से 20 कार्टिलेज इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इसका बहुत ही अहम काम क्या है कि ये हवाई जो नाली है, इसको अंदर से दबने से रोकते हैं, ये पकड़ के रखते हैं, होल्ड, इस तरह से शेप है। इसको क्या है, विंड पाइप पर अटैच है। अगर ये ना होता तो ये कभी कभी ये दबने के चांसेस होते थे, ये रहने की वजह से ये दब नहीं सकते। कार्टिलेज सख्त नुमा होता है थोड़ा, कार्टिलेज है ना, नरम हड्डी के माने। तो ये इसका अहम काम है। उसके बाद जब भी हवा यहाँ से गुजरती है, हम हवा लेने के बाद नाक के अंदर बारीक बाल होते हैं और अंदर जो है रतूबत पाया जाता है, म्यूकस। तो ये बाल के जरिए बाहर से जो हवा अंदर जाती है, हवा जाने के बाद उस हवा के जरिए न जाने बहुत सारी चीजें वगैरह भी जाते हैं, बैक्टीरिया हैं छोटे छोटे, और दीगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, और चंद वायरसेस हैं। तो ये अंदर दाखिल होते हैं सांस के जरिए हवा लेने के दौरान। तो उस वक्त में हमारे जो बाल हैं उसको अंदर लंग्स तक जाने नहीं देते, रोकते हैं, बाहर फिल्ट्रेट करते हैं, छानते हैं वायरसेस को, बैक्टीरियाज को, डस्ट पार्टिकल्स को। और उन बालों के जरिए कुछ पास होकर चले भी गए तो वहां पर फिर और एक चीज क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस, म्यूकस, राइट, रतूबत पाई जाती है। तो वो क्या करता है, उसको अपने अंदर ही पकड़ के चिपका लेते हैं अपने अंदर। एक जेल लाइक सब्सटेंस है, वो लिक्विड है, वो क्या करता है, उन कचरा या जो बैक्टीरिया गया या डस्ट पार्टिकल्स गए, उसको अपने अंदर होल्ड कर लेता है, फिर वह हवा को क्या करता है, अंदर छोड़ देता है। देखो कितना निजाम बेहतरीन यहाँ पर है। तो जब हवा अंदर दाखिल हो जाती है तो यहाँ पर दो आज़ा देख रहे हैं, एक फायरिंग्स है और लैरिंग्स है। फायरिंग्स और लैरिंग्स के जरिए हवा गुजरती है, और ये विंड पाइप, इसके जरिए हवा गुजरते गुजरते ये जो हवाई नाली है दो हिस्सों में तकसीम हो गई, यहाँ पर आकर, यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। तो ये जो दो हिस्सों में तकसीम हुई, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। इधर भी एक, इधर भी एक है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई।
और ये जाकर और मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुई वो नाली, तो उसको हम कहते हैं ब्रांकियोल्स। इधर भी देखो, इधर आकर फिर और अलग अलग हिस्सों में तकसीम हुई। आखिर में यहाँ पर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, बड़े बड़े बलून की तरह एक साथ नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं अल्वेओलाई। मैं इधर लिख देता हूँ इसको, क्या कहते हैं इसको, अल्वेओलाई, अल्वेओलाई कहते हैं। अब इस फेफड़े के नीचे एक परत होती है, इस परत को हम कहते हैं डायाफ्राम। क्या कहते हैं, डायाफ्राम। इसका बहुत अहम रोल है, क्या है देखिए। तो सबसे पहले इसका अहम काम क्या है कि ये नीचे के जो भी हमारे आज़ा हैं अंदरूनी तौर पर, वो ऊपर की तरफ नहीं आते, ऊपर के नीचे की तरफ नहीं जा सकते, ना आपस में इख्तिलाफ नहीं हो सकते। उसका एक अहम काम करता है डायाफ्राम। अब हवा तो आ गई यहाँ तक, आने के बाद यहाँ आकर डिफरेंशिएट, हवा दोनों लंग्स में जा रही है, दोनों लंग्स में, ब्रोंकाई के जरिए ब्रोंकियोल्स में गई, ब्रोंकियोल से कहाँ गई, अल्वेओलाई में गई। अब अल्वेओलाई के अंदर यहाँ पर क्या है, खून के नालियां हैं, खून के नालियां, कैपिलरीज बोलते हैं इसको, ब्लड कैपिलरीज। तो ये ब्लड कैपिलरीज के जरिए ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ आया हुआ ऑक्सीजन उन खून के नालियों में दाखिल होता है, और ये जो नाली के अंदर जिस्म से मुख्तलिफ हिस्सों से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था, वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस से इसमें आता है अल्वेओलाई में। देखो इंटरचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम कह सकते हैं, यहाँ पर गैसों का तबादला, बहुत ही अहम सवाल आता है। इंसानी जिस्म के अंदर गैसों का तबादला कहाँ होता है, अल्वेओलाई में होता है। कहाँ होता है, अल्वेओलाई में तबादला हो रहे नहीं, ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, नाली में छोड़ रहे, खून के नाली, ये खून की नालियां कहाँ गए, पूरे दिल को अटैक होते हैं, दिल के जरिए क्या होते हैं, फिर ये लंग्स में गए, लंग्स के जरिए दिल को गया, दिल के जरिए खून पंप होकर जिस्म के तमाम हिस्सों में जाता है, तो उसके साथ ऑक्सीजन भी जाती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर खून के नालियों के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों में जा रहे हैं। अब तमाम हिस्सों से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था, वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस अल्वेओलाई में आ रहे हैं। अब ये क्यों यहाँ पर आया, क्योंकि इसको बाहर जाने का रास्ता यहाँ से, तो यहाँ आने के बाद अल्वेओलाई से ब्रांकियोल्स में, ब्रांकियोल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में से ट्रकिया, ट्रकिया से बाहर नाक के जरिए होकर सांस हम छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस। तो गैसों का तबादला यहाँ पर होता है अल्वेओलाई के अंदर। तो ये है एक निज़ाम तनफ़ुस इंसानी जिस्म के अंदर। अगर इम्तिहान में पूछा निज़ाम तनफ़ुस इंसान का, तो शक्ल निकालो और यहाँ पर कौन से हिस्से हैं, कहाँ से हवा आ रही है, यहाँ पर फिल्ट्रेट हो रही है, यहाँ के जरिए यहाँ पर आती है, यहाँ से ब्रोंकियोल्स में जाती है, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यही अमल वहाँ पर तुम लिखना है, खत्म हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम का काम क्या है कि यहाँ पर तो ये डिफरेंशिएट कर रहा है, नीचे वाले यहाँ क्या आते हैं, बहुत सारे आंत है और स्टमक है, ये सब चीजें इधर आकर इधर आते हैं, इसको देख रहे हैं। दूसरा हमारे तनफ़ुस के अंदर भी इसका एक रोल है, क्या है, हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तुम देख लिया तो भूल भी सकते हैं। प्रैक्टिकली देखो, मैं सांस लेता हूँ, सांस ले लिया तो मैं पेट को अंदर ले लिया, इसका मतलब क्या होगा, डायाफ्राम ये ऊपर गया, डायाफ्राम ऊपर गया, मतलब क्या, चपटा बन गया वो डायाफ्राम। जब भी मैं सांस छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर मैं पेट को वापस से नॉर्मल हालत में कर देता हूँ, फिर इसका मतलब क्या, ये डायाफ्राम, पेट का मतलब डायाफ्राम यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल हालत में आ जाता है। सांस लिया, चेस्ट हमारा सीना उभरता है और ये क्या होता है, चपटा बन जाता है। सांस छोड़ दिया, ये वापस से चेस्ट जो है हमारा सीना नॉर्मल हालत में आता है और ये भी नॉर्मल हालत में आ जाता है ना, ये फैल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि लंग्स हम सांस लेने के बाद खुलते हैं, इसीलिए हमारा चेस्ट क्या बन गया, ब्रॉड बन रहा है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आ रहा है। सांस लेने के बाद उभरा हुआ नजर आया, क्यों, अंदर हवा गई है तो ये खुलते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सुकड़ते हैं, फिर हम नॉर्मल हालत में रह जाते हैं। तो ये एक अमल के जरिए यहाँ पर क्या होता है, ये फेफड़े यहाँ पर लंग्स सुकड़ना फुलना, ये एक अमल के जरिए हमारे जिस्म के अंदर अमल तनफ़ुस होता है। और यहाँ पर एक चंद ऑक्सीजन बरकरार रहती है हमेशा, या ऑक्सीजन यहाँ पर आई या कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गया, इसका मतलब ये इधर जाने में या इधर जाने में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं रहती, ऐसा नहीं, यहाँ भी ऑक्सीजन थोड़ी बहुत रहती, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, फिर ऑक्सीजन ले तो यहाँ तक आने तक यहाँ खुला जिंदा है ना,
इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पर ऑक्सीजन की भी मौजूदगी होती है। वो कितने तादाद में होती है, लेने वाले ऑक्सीजन कितनी, छोड़ने वाले ऑक्सीजन कितनी, यूसी फर्स्ट ईयर में तुमने डिटेल इसके ताल्लुक से पढ़ाई करेंगे। तो अब यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। एक चंद जानदार हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पैमाने में जानदार होते हैं, वहाँ पर सिर्फ नफूस पजीरी के जरिए ऑक्सीजन तमाम हिस्सों से नहीं फैल सकती। नफूस पजीरा यानी डिफ्यूजन प्रेशर, नफूस के दबाव से सिर्फ, यानी जो खून पंप कर रहा है या तो हल्के वाले के जरिए अंदर हवा जो जा रही है उसके जरिए नफूस होकर ऑक्सीजन तमाम हिस्से में फैलती है। नफूस का मतलब क्या, फैलना, हर तरफ फैलना, आला से अगले मुकाम तक उसकी दवा ने जहाँ तक वहां तक जाना हो तो जाकर फैलती है। एक चंद बड़े बड़े जानदार रहने की वजह से वहां पर एक चंद जिस्म के हिस्से में ऑक्सीजन नहीं जा सकती, तो वहां पर किसके जरिए ऑक्सीजन पहुंचती है, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नामी एक वहाँ क्या है पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट मादा, हीमोग्लोबिन उर्दू में वही नाम है उसका, हीमोग्लोबिन नामी एक पिगमेंट है, उसके जरिए ऑक्सीजन के तमाम हिस्से तक जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन की जरूरत है, हर एक खुलिये को, हर एक नसीज को वहां पर जाकर ऑक्सीजन फैलती है। तो ये हीमोग्लोबिन नामी मादा। अब सवाल रहा हीमोग्लोबिन है कहाँ हमारे जिस्म में, खून के अंदर है। कहाँ है, खून के, वो भी कौन से खुलिये में, सुर्ख खुलिये में है। सफेद खुलिये में हीमोग्लोबिन नहीं रहता, सुर्ख खुलिये में हीमोग्लोबिन है, सरफेस के ऊपर है। वो भी कहाँ है, जगह भी मैं बता रहा हूँ आपको, सरफेस, ये खून का खुलिया है, ठीक है। इसका जो सरफेस यहाँ पर बॉर्डर लाइन, इसे सरफेस कहते हैं, हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, एचबी होता है, यानी शॉर्ट में एचबी कहते हैं, हीमोग्लोबिन। इसके जरिए, ये एक पिगमेंट के जरिए इसके अंदर ऑक्सीजन वो पाई जाती है, वो ऑक्सीजन को तमाम हिस्से तक क्या करता है, एचबी ले जाकर पहुंचाता है। तो ये है निज़ाम तनफ्फुस इंसानी जिस्म के अंदर। और एक बात हम यहाँ पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि नफूस पजीरी के जरिए अगर ऑक्सीजन फैल गया तो स्लो हो जाता है, स्लो। नफूस पजीरी का मतलब क्या, एक सेंस के तहत जाता है जिस्म के अंदर। अगर इस तरह से हमारे जिस्म में भी अगर जा रहा है ऑक्सीजन तो तकरीबन बहुत वक्त लगता था। समझो, अब हमारे लंग्स के जरिए पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन जाना है तो 3 साल के ज्यादा वक्त लेता था नफूस पजीरी के जरिए, 3 साल, उससे कई वक्त या उससे कम वक्त, बहरहाल इतना सा। अब इतना वक्त अगर दरकार ले लिया तो समझो हमारे तनफ्फुस का हाल क्या होता था। तो इस बात की हम खुशी महसूस करना है कि निज़ाम तनफ्फुस के अंदर कुदरती तौर पर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो कि इमीडिएटली ऑक्सीजन अंदर जाते ही तमाम हिस्सों को पहुंचाता है। तो ये है इंसानी जिस्म के अंदर निज़ाम तनफ्फुस का एक अमल। हम अगले वीडियो के अंदर फिर खून के ताल्लुक से कैसे पंप होता है, मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे।